नमस्ते बच्चों, कल आपको हमने गतिविधि फर्स्ट सेकंड के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। पेज नंबर 41 पे देखें। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे, मतलब खोज करने वाले, छानबीन करने वाले, जांच पड़ताल करने वाले किसी स्थान के बारे में। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, युद्ध योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल की, विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषक केवल वैज्ञानिक जानकारियां इकट्ठे करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, इनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। अब रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग एक प्रकार की बीमारी है। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई पशुओं की बीमारी ने हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल दिया, दुनिया के साथ उनके संबंधों को नए रूप में ढाल दिया। प्राचीन काल से अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं है रही। वहाँ की जनसंख्या बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों के जीवन व कामकाज जीवन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। वहाँ पैसे और या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। क्या देख करके? विशाल खनिजों के भंडार देख करके। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों तक दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या सामने आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग वेतन पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे उपाय अपनाकर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। अफ्रीकियों पर भारी भरकम पर कर ला दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब तक करदाता बागानों और खदानों में काम करते। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में ये व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के द्वारा परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में धकेलने का प्रयास किया जाने लगा।
खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया। उनके खुलेआम घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रिंडरपेस्ट बीमारी के कारण उपनिवेशकर्ताओं के मंसूबों की पूर्ति बीमारी के कारण उपनिवेशकर्ताओं को अपने लक्ष्य की पूर्ति होने लगी। अफ्रीका की रिंडरपेस्ट नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में अंतिम सालों में फैली थी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के द्वारा यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप के प्रवेश करने वाली यह बीमारी बहुत तेज़ी से पश्चिमी अफ्रीका की ओर बढ़ने लगी। सन 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तक जा पहुंची थी। 5 साल बाद यह केप कॉलोनी अर्थात अफ्रीका का एकदम दक्षिणी हिस्सा तक पहुंच गई। रिंडरपेस्ट बीमारी अफ्रीका के 80-90% पशुओं की मौत का कारण बनी। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों में रोजी रोटी के साधन खत्म हो गए। अपनी सत्ता को मजबूत करने और अफ्रीकियों को बाज़ार में धकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बनाने का सबसे अच्छा मौका हाथ लग गया था। भारत में अनुबंधित श्रमिकों को पहुँचाना। भारत से अनुबंधित या गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी के विश्व की विविधता को स्पष्ट करता है। यह स्थिति तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के कष्टों की वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरे लोगों के लिए अत्यधिक गरीबी, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न का कारण बने। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों, सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को विशेष प्रकार के अनुबंध या एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया जाता था। इन बंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिकों के बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। भारत के अधिकतर अनुबंधित श्रमिक वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ सूखे क्षेत्रों में जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन क्षेत्रों में बड़े बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म होते जा रहे थे। ज़मीन का किराया बढ़ गया था। खानों और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे बटाई पर ज़मीनों को ले लेते थे लेकिन उसका किराया नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की खोज में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। अनुबंधित भारतीय श्रमिकों को त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तमिल लोग शिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत से अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। अनुबंधित श्रमिकों का शोषण भी किया जाता था। शोषण क्या होता है? कम पैसे देना, अधिक काम लेना, ये शोषण कहलाता है। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट क्या करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहा जाता है यात्रा के साधन क्या होंगे, कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा, नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में मजदूरों को सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत से अप्रवासियों को तो ये भी नहीं
बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। यदि कोई मजदूर अनुबंध के लिए तैयार नहीं होता था तो वे एजेंट उसका अपहरण कर लेते थे। 19वीं सदी की इन अनुबंध व्यवस्था को बहुत से लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसी स्थिति नहीं है। नए स्थान का जीवन एवं कार्यस्थितियाँ कठोर थीं। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार नगण्य थे। मजदूरों ने भी जीवन जीने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे मजदूर तो भाग कर जंगलों में ही चले गए। यदि ऐसे मजदूर पकड़े जाते उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। बहुत से मजदूरों ने पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत व सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के लिए नए तरीके खोज लिए। बाहर से आए मजदूरों द्वारा त्रिनिदाद के मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया। इसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर भाग लेते थे। इस उत्सव को होशे नाम दिया गया। इसी प्रकार रास्ता फरियानवाद ने भी भारतीय प्रवासियों तथा कैरिबियाई द्वीप समूह के लोगों के आपसी संबंधों को सुदृढ़ बनाया। रास्ता फरियादीवाद एक विद्रोही धर्म था जिसे जमैका के रैंगे गायक बॉब मार्ले ने अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया था। त्रिनाद और गुयाना में प्रसिद्ध चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद ही सामने आया, जो रचनात्मक अभिव्यक्ति का अच्छा उदाहरण है। चटनी म्यूजिक भारत और पश्चिम के संगीत का मिश्रण है। सुंदर पोपो त्रिनिदाद की चटनी म्यूजिक के प्रणेता थे। कौन? पोपो त्रिनिदाद के चटनी म्यूजिक के प्रणेता थे। सुंदर पोपो त्रिनिदाद के चटनी के म्यूजिक प्रणेता थे, मतलब प्रेरणा प्रदान करने वाले। नई वैश्विक दुनिया का उदय और अनुबंध व्यवस्था का अंत। नई वैश्विक दुनिया का उदय हुआ और अनुबंध व्यवस्था, दास प्रथा जो किसी को अपने यहाँ ज़बरदस्ती रखा जाता था, वो व्यवस्था कब तक रखना है, इस व्यवस्था का अंत हुआ। इस चैप्टर में बताया गया। इससे क्या है, अनुबंधित मजदूरों का दूसरे देशों में जाना, उस देश के लोगों के साथ घुल मिल जाना, सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया की उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थीं। उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आ जाता था। अधिकतर अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय स्वदेश में बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों से ही भारत राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी देश में ये बहुत अपमानजनक और पूर्व व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी कई दशकों तक भारतीय अनुबंधित श्रमिकों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा व्यवहार करते थे। अब इसके बाद में नीचे दिया है राष्ट्रीय पहचान के निर्माण, भाषा, लोक परंपराओं का महत्व पर चर्चा ये आगे की जा रही है। कह रहे किसी व्यक्ति की पहचान उनकी भाषा, पारंपरिक रीति रिवाजों द्वारा होती है, क्योंकि जो भी भाषा बोलता है वह एक राष्ट्र उसकी मातृभूमि से संबंध होती है। एक राष्ट्र ही जो किसी व्यक्ति की अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक राष्ट्र ही जो किसी व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होता है। साथ ही किसी भी भूमि या प्रदेश या भाषा, पारंपरिक रीति रिवाज दीर्घ काल में विकसित होकर स्थापित हो पाते हैं। लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन भाषाएं और परंपराएं यथावत बनी रहती हैं। वे नहीं मरती, वे सदैव जीवित रहती हैं। व्यक्ति जहाँ भी जाता है वे अपने साथ
उसे पहचान बना लेता है, पहचान देती हैं। अतः भाषा, लोकप्रिय परंपराएं किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जय हिंद। कल इसके आगे पढ़ाएंगे।